Hi dear students, welcome to you our YouTube channel Sandeep Baiwala. Today we will be discuss about sickle cell anemia. Sickle cell anemia is the genetic disorder. Genetic disorder जो पेरेंटल डिसऑर्डर पेरेंट से प्रोगेनी के अंदर जो ट्रांसमिट होंगे उन डिसऑर्डर को हम जेनेटिक डिसऑर्डर बोलेंगे. इट इज ऑफ टू टाइप्स. नंबर फर्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर, नंबर सेकंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन से वाले होते हैं? जो मेंडल्स के रूल को फॉलो करते हैं उन्हें हम मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलेंगे. और क्रोमोसोमल्स डिसऑर्डर कौन से होते हैं? जो क्रोमोसोम के अंदर या तो क्रोमोसोम कम हो जाए या क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाए या क्रोमोसोम के अंदर कोई ना कोई एबनॉर्मल केस हो जाए, उस केस को बोलेंगे हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. मेंडेलियन डिसऑर्डर टू टाइप्स के होते हैं. नंबर फर्स्ट डोमिनेंट, नंबर सेकंड रिसेसिव. डोमिनेंट डिसऑर्डर कौन से होते हैं? दोज डिसऑर्डर ट्रांसमिट एवरी जनरेशन, जो हमें एवरी जनरेशन के अंदर देखने को मिलेंगे, जो पेरेंट से आगे आने वाली फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, सभी जनरेशन्स के अंदर जो ट्रांसमिट होते हैं उनको बोलते हैं हम डोमिनेंट डिसऑर्डर. और जो किसी जनरेशन को स्किप कर देगा उस टाइप के डिसऑर्डर को बोलेंगे हम रिसेसिव डिसऑर्डर. तो सिक्ल सेल एनीमिया हमारा रिसेसिव डिसऑर्डर है. यहाँ पे हम जो चैप्टर 5 के अंदर हीमोफीलिया, फेनाइलकेटोनुरिया और आपका सिक्ल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ये सारे जो डिसऑर्डर हैं ये सारे के सारे रिसेसिव डिसऑर्डर हैं. यहाँ पे हमें सभी रिसेसिव डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं. आपकी एनसीईआरटी के अंदर कोई भी डोमिनेंट डिसऑर्डर नहीं दिया हुआ है. तो आपका जो सिक्ल सेल एनीमिया है ये कौन सा है? आपका रिसेसिव डिसऑर्डर. अब डोमिनेंट और रिसेसिव भी दो टाइप के होते हैं. नंबर फर्स्ट है आपका ऑटोजोमल. नंबर सेकंड है आपका एक्स लिंक्ड. जो डिसऑर्डर मेल या फीमेल पर डिपेंड नहीं करेगा, जो ऑटोजोम्स के अंदर होगा उसे बोलेंगे हम ऑटोजोमल डिसऑर्डर. और जो डिसऑर्डर मेल और फीमेल पर डिपेंड करेगा, जो सेक्स से रिलेटेड होगा, उसे बोलेंगे हम एक्स लिंक्स डिसऑर्डर या फिर बोलेंगे सेक्स लिंक डिसऑर्डर. तो आपका जो सिक्ल सेल एनीमिया है, सिक्ल सेल एनीमिया जेनेटिक डिसऑर्डर में कौन सा डिसऑर्डर है? ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज. तो सिक्ल सेल एनीमिया एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिसीज है. चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में. तो जो सिक्ल सेल एनीमिया ये हमारे कहाँ पर पाई जाएगी? ये आरबीसी के अंदर हमें देखने को मिलती है. आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन पर टू चेन होती है. एक चेन होती है अल्फा चेन, ये दोनों प्रोटीन्स की चेन है. एक चेन होती है बीटा चेन. अल्फा चेन और बीटा चेन दोनों डीएनए से बनते हैं. सबसे पहले डीएनए से बनेगा आपका एमआरएनए, और एमआरएनए जो आगे जाके बनाता है वो बनाता है प्रोटीन. तो यहाँ पे ये प्रोटीन की चेन है, तो ये एमआरएनए से बन के आती है चेन. तो इसके अंदर क्या होता है? बीटा चेन के अंदर म्यूटेशन हो जाएगा. बीटा चेन के अंदर म्यूटेशन कैसे होगा? जब एमआरएनए के अंदर GAG बनता है तब प्रोटीन का एक एमिनो एसिड बनता है जिसको बोलते हैं हम ग्लूटामिक एसिड. पॉइंट म्यूटेशन के कारण किसी एबनॉर्मल केस के अंदर पॉइंट म्यूटेशन के कारण GAG के प्लेस पर GUG बन जाएगा. और जैसे ही GUG बनेगा तो जो बीटा चेन होगी, बीटा चेन के अंदर ग्लूटामिक एसिड को सब्स्टिट्यूट करके वहाँ पर वेलिन एसिड बन जाएगा, वेलिन एसिड. और ये जो बनेगा वो कौन सी पोजीशन बनेगा? 6th पोजीशन पर. जब GAG की जगह पर ग्लूटामिक एसिड आपका 6th पोजीशन पर होता है, इसकी जगह पे mRNA के अंदर किसी म्यूटेशन से, ओनली पॉइंट म्यूटेशन से, केवल एक पॉइंट का म्यूटेशन हुआ यहाँ पे, पॉइंट म्यूटेशन से 6th पोजीशन पर वेलिन एसिड बन जाएगा. और इस वेलिन एसिड के बनने से जो आरबीसी की बाइकन के शेप होगी
आरबीसी की बाइकनकेव शेप होगी, ये शेप किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये शेप सिक्कल शेप बना लेगा। ये जो आरबीसी रेड ब्लड सेल होगा वो सिक्कल शेप बना लेगा। जैसे ही सिक्कल शेप बनेगी तो वहाँ से क्या होगा, सिक्कल शेप बनते ही जो हीमोग्लोबिन है वो कंप्लीट ऑक्सीजन को अच्छे से बाइंड नहीं कर पाएगा अपने साथ में, तो वहाँ से लो ऑक्सीजन प्रोवाइड होगा बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से सिक्कल सेल एनीमिया के हमें कई फिनोटाइप करैक्टर देखने को मिलेंगे। स्किन येलोविश हो जाती है, आईज येलो हो जाती हैं, बॉडी में पेन रहने लगता है, यहाँ तक कि सिक्कल सेल एनीमिया का जिसके अंदर डिसीज होगी वो उस पर्सन की डेथ भी हो जाती है कई केसेस के अंदर। मोस्टली बहुत ज़्यादा केसेस के अंदर डेथ देखने को मिलती है। अब बात करते हैं हम इसके अंदर ये मेल से फीमेल में या फीमेल से मेल में किस तरीके से पहुँचेगी और कौन कौन से इसके यहाँ पे हम हेटेरोजाइगस और कैरियर कंडीशन देखने को मिलेंगे। तो ये आपको इसके करैक्टर सिम्टम ये किस तरीके से कैसे फंक्शन करता है, ये कहाँ पर होता है, ये आपने अच्छे से देख लिया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अगर एक नॉर्मल पर्सन है, अगर एक नॉर्मल पर्सन है तो यहाँ पे हम देखें कि ये ऑटोजोमल है, तो मेल और फीमेल के अंदर इसमें ऐसा नहीं होगा कि मेल के अंदर ज़्यादा डिसीज़ देखने को मिलेगी या फीमेल के अंदर ज़्यादा डिसीज़ देखने को मिलेगी। मेल और फीमेल दोनों के अंदर हमें 50-50% चांस रहेंगे डिसीज़ को ट्रांसमिट होने के पेरेंट से। अगर नॉर्मल केस है तो नॉर्मल के अंदर जो हम शो करेंगे, नॉर्मल के अंदर आपका HbA और HbA, नॉर्मल के अंदर हमें इस तरीके से जीन देखने को मिलेगा जो कि अल्फ़ा के लिए बीटा चेन के लिए कोड करता है। अगर हम बात करेंगे कैरियर के लिए, कैरियर के पास में क्या होगा, 50% जो जीन होगा, 50% जो एलील है जीन का, एक एलील वो सिक्कल सेल से, उस पर सिक्कल सेल का म्यूटेशन हो चुका है, 50% अभी नॉर्मल है। तो इस केस के अंदर अगर एक कैरियर और सेकंड कैरियर दोनों के बीच में क्रॉसिंग होती है तो उनकी प्रोगेनी के अंदर 50% चांस बन जाते हैं सिक्कल सेल एनीमिया होने के। और अगर यहाँ पे हम बात करेंगे एबनॉर्मल केस जो है आपका, इसको हम हेटेरोजाइगस भी बोलेंगे। जो एबनॉर्मल केस है, एबनॉर्मल के अंदर दोनों एलील पर हमें सिक्कल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोनों एलील पर सिक्कल है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे ये किसी भी पेरेंट के साथ में क्रॉसिंग करता है, किसी चाहे कोई नॉर्मल है चाहे एबनॉर्मल है उसके साथ में, तो आपके सिक्कल सेल एनीमिया डिजीज़ होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। अगर दो कैरियर आपस में मीटिंग करेंगे तो उस कंडीशन में भी सिक्कल सेल एनीमिया होने के चांस रहेंगे। अगर नॉर्मल पर्सन है उसके अंदर वो नॉर्मल कंडीशन में कोई भी सिक्कल सेल एनीमिया नहीं होगा। तो आई होप आपका सिक्कल सेल एनीमिया टॉपिक यहाँ से कवर हो चुका है कंप्लीट। तो इसी तरीके से बायोलॉजी नॉलेज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। और आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर डेली नीट क्विज कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।